एक बड़ा मेगा वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का अद्भुत संकलन लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पूरी कोशिश करेंगे कि दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ व्याख्या करते हुए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। इसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी दिनों में चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, उसमें आपके सामान्य विज्ञान के सारे प्रश्न इस वीडियो में से आ जाएंगे। आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए लिए चलता हूँ आज के इस महा मेगा वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। ये सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के प्रश्न है और ये अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आगामी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए लिए चलता हूँ पहले प्रश्न की ओर। चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए दोस्तों, कौन सी हरित गृह गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है? हाँ जी, ग्रीन हाउस गैसें जिनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को ऐसे लिखते हैं N2O। कैसे लिखते हैं? N2O। अब आपको बताना है हरित गृह गैस कौन सी है। इंग्लिश में ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या उत्तर रहेगा? 4 नंबर, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? एक CO2 है और एक CH4 यानी मेथेन है, एक आपका N2O और एक O3 है, एक आपका CFC है और एक जल वाष्प। ये सभी क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये पृथ्वी पर तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ये सभी गैसें। इनमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है किसका होता है? CO2 का। पहला प्रश्न पूरा हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर 1 NH4N, दूसरा NH4 तीसरा NH4 चौथा है NH4 हाँ जी, क्या उत्तर होगा? बताइए, जल्दी से प्रयास तो करिए। हाँ जी, उत्तर नंबर 3 होगा। कौन सा होगा? तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला NH4 मित्रों, अमोनिया का फॉर्मूला ये होता है, जबकि यदि इसमें एक हाइड्रोजन और जुड़ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? NH4+। इसको बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन बोलते हैं। जबकि ये कह रहा है कि अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला तो NH4 होगा। ओके, चलो एक और यूरिया के बारे में जानते हो? यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है पता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। ये होता है NH2CO NH2। याद हो जाएगा यूरिया का फॉर्मूला। चलो दूसरा क्वेश्चन क्लियर। चलें तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृत्रिम रेशा डेक्रोन, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक क्या है? यानी वो एकलक इकाई क्या है जिनके द्वारा डेक्रोन बनता है? ऑप्शन आपके सामने 4, एथिलीन ग्लाइकोल, एक्रिनोनाइट्राइल, एथिलीन ग्लाइकोल, विनाइल क्लोराइड, एथिलीन ग्लाइकोल, टर्थेलिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकोल, एसीटोनाइट्राइल। क्या उत्तर होगा भाई? बता सकते हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सही आंसर बताएंगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा। क्या होगा? तीसरा उत्तर सही है।
डेक्रोन जिसे टेरिलीन भी कहते हैं, डेक्रोन जिसे क्या कहते हैं, टेरिलीन। आपने कभी सुना है कि गांव में कहते हैं कि टेरिलीन जो है, टेरिलीन का कपड़ा पहन रखा है इसने, है ना, वो डेक्रोन ही होता है, टेरिलीन। ये इसमें रबड़ ज़्यादा होता है, तो आप रात के समय यदि इसको घिसेंगे रगड़ेंगे तो इसमें यूँ लगेगा जैसे प्रकाश चमकता हुआ दिखेगा डेक्रोन में, है ना। तो इसका निर्माण जो होता है वो एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल के मिलाने से होता है, ठीक है। डेक्रोन को और क्या कहते हैं, पॉलिस्टर। इसका उपयोग किस काम में होता है, वस्त्र के निर्माण में, है ना, सजावटी कपड़े और कालीन के निर्माण में, कालीन, है ना। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको चौथे क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमाशय, हमारा जो पेट होता है ना, पेट को ही अमाशय कहते हैं, स्टोमक, ठीक है। हमारा पेट जो होता है, इस पेट में अम्लीयता का उपचार, पेट में अम्लीयता HCl के कारण आती है। किसके कारण? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, क्योंकि हमारे पेट में, स्टोमक में HCl का क्या होता है, उत्सर्जन। कई बार HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो अपने पेट में जलन होती है, अपन कहते हैं यार एसिडिटी हो गई। क्या हो गई? एसिडिटी। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, अपन दौड़ करके बाजार में या मेडिकल की दुकान पे जाते हैं और कहते हैं भाई इनो दे दे। क्या दे दे? इनो। इनो लेकर के आते हैं और जैसे ही इनो हम तुरंत पीते हैं पानी में डाल के, 2 मिनट के अंदर अपने पेट की जलन कम हो जाती है। ये जो इनो लाए ने, इस इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये एक प्रकार का क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। यदि HCl हमारे पेट में बन रहा है और हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी इनो, तो ये क्षार किस अम्ल को क्या कर देगा? उदासीन। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? पेट हमारा ठीक हो जाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, इसको ही क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद हो गया होगा, है ना। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है। मित्रों, 4 प्रकार के कोयले। पहला ऑप्शन देखो, पीट कोयला, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमीन, चौथा एंथ्रेसाइट। बताओ इन चारों में से क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जो सबसे घटिया कोयला होता है ना, उसमें कार्बन की मात्रा उतनी कम होती है, और जो सबसे अच्छा कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा उतनी ज़्यादा होती है। बताओ, सबसे घटिया होता है पीट, सबसे बढ़िया होता है एंथ्रेसाइट। तो इसको उसका उत्तर क्या हो जाएगा? एंथ्रेसाइट। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है ना, इसमें कार्बन की प्रतिशतता लगभग 85% के आसपास होती है, और कहते हैं कि ये सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है, सबसे उत्तम प्रकार का। याद हो गया ना। जबकि ये जो बिटुमीन कोयला है ना, ये वाला बिटुमीन कोयला, इसको कहते हैं ये मुलायम कोयला होता है, हाथ में लेते ही भुरभुरा जाता है, मुलायम कोयला होता है बिटुमीन। ओके। और इसका उपयोग सामान्यतः घरेलू कार्यों में किया जाता है। किसका? बिटुमीन का। और इसमें जो कार्बन होता है ना, वो लगभग 70 से 80%। ठीक है। और लिग्नाइट कोयला तो अपने बाड़मेर में मिलता है। लिग्नाइट कोयला होता है वो बिटुमीन से भी घटिया होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशतता लगभग 60-70% होती है। सबसे घटिया होता है पीट, जिसमें कार्बन की मात्रा 50-55% ही होती है। और यदि पीट को जला देना तो बहुत ज़्यादा राख बनेगी और धुआं ही धुआं निकलेगा। तो सबसे अच्छा कौन सा हुआ? एंथ्रेसाइट। सबसे घटिया कौन हो गया? पीट।
ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया, देखते हैं कौन बताता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अब पेनिसिलिन की खोज किसने की, आपके सामने ऑप्शन है। नंबर 1 एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या उत्तर होगा बताओ? ऑप्शन आपके सामने, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। सबसे पहले आपको मैं हिंट देता हूं, पेनिसिलिन होती है ना, ये एक एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है? प्रतिजैविक होती है। अब बता दो उत्तर क्या रहेगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, प्रतिजैविक होती है। कहते हैं कि नोटेटम नामक एक कवक था। कौन सा कवक? नोटेटम। नोटेटम नामक कवक से यह पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। एक बार क्वेश्चन आया था, बोले कि पेनिसिलिन की खोज किससे हुई? कवक से, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से। ये क्वेश्चन आया हुआ है रियल में। क्या उत्तर करोगे? कवक से। देखो इस क्वेश्चन में आपको मैंने 3-4 चीज़ें बता दी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किससे हुई? कवक से। यह क्या? एक एंटीबायोटिक। याद हो गई ना? गुड। इसी प्रकार तैयारी करते रहो, नौकरी पक्की मिल जाएगी, ये मैं वादा करूं। देखो पुलिस की पटवार को क्वेश्चन तो एक भी गलत हुआ है कोई नहीं, या मेरी गारंटी है। लगातार मेरे सागे मेहनत करते रहो, बाकी और देखेंगे। रीट में भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे रीट का फर्स्ट लेवल इन्वायरमेंट देख लो, सेकंड विज्ञान देख लो, गलत दोनों ही नहीं होने दूंगा। बस लगातार बने रहो आप साथ। चलो अगला क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है। किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का उत्तर 4 है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब मैं क्रिस्टी बता देता हूँ। क्रिस्टी एक प्रकार का उभार सा होता है और इस कोशिकांग में ये पाए जाते हैं। उस उपांग का नाम अपने को बताना है, कोशिकांग का नाम। गोल्जी कोए, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपृथ्वी जालिका, हरित लवक। क्या उत्तर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हाँ कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस। याद आ गयोगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनती है? ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप से किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है? ऊर्जा। किस रूप में? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पूरा नाम है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कुल कितनी एटीपी बनती है? 36 एटीपी। कितनी? 36। ओके, ये था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो सर्वाधिक व्यस्त कोशिकांग है। किसका? कोशिका का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान ने, जबकि इसका नाम बेंडा ने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। याद हो गया ना? चलिए, कीटाहारी पादप, यानी क्वेश्चन समझ लो पहले। ऐसे पादप जो कीटों को खाते हैं, कभी सुना है क्या? है ना? नहीं सुना ना? आज सुन लो। ऐसे पादप भी इस दुनिया में हैं जो कीट को खा जाते हैं। वो कौन सा है इन चारों में से? कुस्कुटा, यूट्रिकुलेरिया, मोनोट्रोपा, ओरोबेंकी। के उत्तर वेगो यूट्रिकुलेरिया। के वेगो यूट्रिकुलेरिया। ये यूट्रिकुलेरिया होता है ना, जिसको सामान्यतया ब्लेडरवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेडरवर्ड। और ये क्या करता है? कीट खा जाता है। ब्लेडरवर्ड क्या खा जाता है? कीट को खा जाता है। किसको? कीट को। कुछ और भी प्लांट आपको बताता हूँ, रट लेना साथ साथ में। यदि लाइव हो मेरे साथ तो एक काम करो, कुछ प्लांट और बता रहा हूँ जो कीट को खाते हैं, उनके नाम लिख लो। एक है पिक्चर प्लांट। कौन सा प्लांट? पिक्चर प्लांट, जिसको कहते हैं घटपर्णी। क्या कहते हैं? घटपर्णी। एक है यूट्रिकुलेरिया, जो कहने के बोले ब्लेडरवर्ड। एक होता है डायोनिया। क्या होता है? डायोनिया।
डायोनिया, और एक होता है फ्लाई ट्रेप। फ्लाई ट्रेप, ये 3-4 जो पादप है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कीटहारी पादप होते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है? मित्रों लगातार मेहनत करो, सफलता आपके नज़दीक आएगी। आपको मैं एक कविता सुनाता हूँ बीच में। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, उसकी मेहनत बेकार नहीं हर बार होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करो। इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं कौन देता है। सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है? बताओ, 4 ऑप्शन है। लाल ग्रह कौन सा होगा? क्या उत्तर होगा भाई? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। क्या उत्तर होगा? मंगल। मंगल ग्रह सौर मंडल का सूर्य से चौथा ग्रह है। चलो मैं आपको सूर्य का डायग्राम यो लो। ओ सूरज, ठीक है। सूरज के सबसे नज़दीक जो है ना, वो कौन सा होता है? बुध होता है। ये हो गया आपका शुक्र, ये हो गई आपकी पृथ्वी, और यो लो यो मंगल। चलो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन हुआ? बुध। कौन हुआ? बुध। दूसरा सबसे नज़दीक कौन हुआ? शुक्र। तीसरा सबसे नज़दीक पृथ्वी, और चौथा कौन हो गया? मंगल। अपना क्वेश्चन क्या है? मंगल ही है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन जिसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स किसका लघु स्वरूप है? डॉट्स। दोस्तों टीबी के बारे में सुना है क्या? टीबी, टीबी एक रोग है, बैक्टीरिया जनित है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रोग के कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण टीबी होती है। टीबी के देखो, टीबी को क्षय भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, है ना, राजयक्ष्मा भी कहते हैं, टीबी भी कहते हैं। ये 3-4 नाम है। ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब आपके सामने डॉट्स लिखा हुआ है। ये टीबी के लिए एक कम समय का उपचार पद्धति है। यानी डॉट्स पद्धति के तहत टीबी के जो रोगी होते हैं ना, उनको 6 से 8 महीने का एक शॉर्ट कोर्स दिया जाता है। यानी दवाएं दी जाती है 6 से 8 महीने की, जो इनको लगातार लेनी पड़ती है। एक दिन चूक गया ना तो भी गड़बड़ हो जाती है। और इस डॉट्स का अंग्रेजी में पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली डी का मतलब डायरेक्टली, ओ का मतलब ऑब्जर्व्ड, टी का मतलब ट्रीटमेंट, एस का मतलब शॉर्ट कोर्स। यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। अब 4 आपके सामने भाई। डायरेक्टली हो गया तो ये दोनों कैंसिल कर दो, डायरेक्ट इनमें शुरू में ही नहीं है। डायरेक्टली का मतलब होता है प्रत्यक्ष। अब आपके सामने देखो, शॉर्ट कोर्स है, लघुपथ हो गया, 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रेरित उपचार लघुपथ, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। ओके, तो टीबी से संबंधित था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भोजन समूह है? कौन सा भोजन समूह है किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम अनाज है? यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा है? अनाज में, मिलेट में, दाल में, सब्जी में, फल में,
दूध में, दूध के उत्पाद में, अंडे में, मांस में, मछली में, तेल में, वसा में, दृढ़ फल में, तिलहन में। हाँ जी, को बता सकते हो? दोस्तों मैं आपको हिंट देता हूं। यदि आप 1 ग्राम क्या खाते हो कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। यदि आप खाते हो 1 ग्राम प्रोटीन, क्या खाते हो प्रोटीन, तो आपको मिलेगी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। और यदि खाते हो 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम क्या खाते हो वसा, तो आपको मिलेगी 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। चलो बताओ सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी? वसा से। किससे? वसा से। अब चारों में देख लो वसा किस में है भाई? दाल है तो प्रोटीन है, अनाज है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है, इनमें भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है। इनमें ना दूध में थोड़ी वसा होती है, मांस में भी होती है, मछली में भी होती है। लेकिन अब देखो तेल पूरी वसा, खुद वसा, दृढ़ फल जितने जो होते हैं ना, ये ड्राई फ्रूट, जिनको ड्राई फ्रूट होते हैं ना इनको, और तिलहन, इन सब में तेल ही तेल होता है। इसलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में होगी? 4 नंबर वाले में। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला है ल्यूटीनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा हार्मोन? ल्यूटीनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन। यह लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीप्त करता है। यह एक तंत्रिका हार्मोन है। यह ग्राफी पुटक से स्त्रावित होता है। यह एफएसएच के साथ संक्रमण नहीं करता। ये 4 ऑप्शन है। दोस्तों आपको याद दिलाता हूं, 2 तो पुरुष हार्मोन और 2 महिला हार्मोन, महिला हार्मोन जो कभी आपने देखे होंगे। हाँ जी, नंबर 1 होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये नर हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन है ना। और यानी हम पढ़ रहे थे पुरुष के, और ये देखो पुरुष के कौन कौन से बताए मैंने? एक तो आपको बताया टेस्टोस्टेरोन। क्या बताया? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और महिला का कौन सा होता है? सॉरी, पुरुष का एक तो टेस्टोस्टेरोन, दूसरा एंड्रोजन। कौन सा? एंड्रोजन। चलो बताओ पुरुष के कितने हो गए? 2 हार्मोन हो गए। एक तो टेस्टोस्टेरोन, दूसरा एंड्रोजन। ये तो दोनों पुरुष के हो गए। अब महिला हार्मोन, 2 महिला हार्मोन होते हैं। चलिए बताइए। पहला प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। याद हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। ओके, ये 2 हो गए, ये महिला के हो गए। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है ल्यूटीनकारी हार्मोन के संदर्भ में। ल्यूटीनकारी हार्मोन, आपने पीयूष ग्रंथि के बारे में कभी सुना हो किसी गुरुजी से या आपने किसी किताब में? तो पीयूष ग्रंथि है ना, इस ग्रंथि में 3 पालियां होती है। पहली जो पाली होती है ना, उसमें ये हार्मोन उत्सर्जित होता है, एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, ठीक है। और एक होता है एफएसएच हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से एलएच हार्मोन, एलएच का मतलब ल्यूटीनकारी हार्मोन। ल्यूटीनकारी हार्मोन जो होता है ना, ये वृषणों की लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन करने के लिए उद्दीप्त करता है। ल्यूटीनकारी क्या करता है? वृषण, यानी पुरुषों में जो वृषण होते हैं वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को उत्सर्जित करने के लिए तैयार करता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, ल्यूटीनकारी। ओके, ल्यूटीनकारी हार्मोन का काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को उत्पादित करना। याद हो जाएगा। जबकि ल्यूटीनकारी हार्मोन कहां से उत्सर्जित होता है? पीयूष ग्रंथि से। चले अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का। एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
एक लोलक जो दोलन कर रहा है और उसके लिए कौन सा कथन सत्य है? अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थित ऊर्जा न्यूनतम और अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम, माध्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। चलिए अब ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, 4 ऑप्शन पढ़ लिए। पहले मैं आपको समझा देता हूं लोलक, ठीक है। एक दोलन करता हुआ सरल लोलक, मान लीजिए ये ऊपर से हमने एक इस प्रकार से एक ये लोलक लिया है, इसको यहाँ बांध दिया। अब इसको हमने टच किया। टच करने के बाद ये दोल इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब इधर भी जा रहा है। इस दौरान हमने क्या किया, इसको विस्थापन, ये मतलब इधर से इधर जा रहा है तो विस्थापन हो रहा है। ये माध्य स्थिति है, ठीक है। और इसको बोलते हैं अधिकतम विस्थापन। ये यहां तक जा रहा है तो ये अधिकतम विस्थापन हुआ, ये माध्य स्थिति हुई। और ये क्या है, यहां से यहां तक ये लोलक है, ओके। अब ये कह रहा है, पहला ऑप्शन देखो, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थित ऊर्जा न्यूनतम होती है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। अब मान लीजिए अधिकतम विस्थापन यहां तक हुआ, ऐसी स्थिति में इसके पास में स्थितिज जो ऊर्जा है वो ये कह रहा है न्यूनतम है। आपने कभी नोट किया होगा कि जब आप हाथ में एक रस्सी लो और नीचे एक पत्थर बांध लो और इसको दाएं बाएं घुमाओ, अब ये दाएं ऊपर जाएगा फिर बाएं ऊपर जाएगा, तो हल्का सा जाके रुकेगा ऊपर, दाएं जाएगा कोने पे जाके एकदम रुक जाएगा हल्का सा, फिर वापस नीचे आएगा, बाएं जाएगा ऊपर फिर रुकेगा और नीचे आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ दाएं गया ऊपर तो विस्थापन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एक बार रुक गया ना, रुकते ही उसकी स्थितिज ऊर्जा है ना वो अधिकतम हो गई और नीचे आते ही उसकी स्थितिज, भाई स्थितिज का मतलब स्थिति में स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हुई वो। तो जब ऐसी स्थिति में ये जो लोलक है ये यहाँ जाएगा तो यहाँ जाने के बाद एक बार रुक जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी और वापिस आएगा तो यहाँ देखो, यहाँ ऐसे चक्कर काटता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तो अधिकतम हो ही नहीं सकती ना। इसका मतलब उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, देखो अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ओके। चलिए, कौन सा तापमान संबंध नहीं है, इनमें से एक सा कौन सा टेम्परेचर है जो संबंधित नहीं है, बताना है अपने को। अब ऐसा है, एक 3 प्रकार के टेम्परेचर जो अपन लेते हैं, एक हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, एक हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, एक हो गया 272 डिग्री केल्विन, ओके। 0 डिग्री से ऊपर जाओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो सकता है अधिकतम। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिकतम होता है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट और 272 डिग्री केल्विन अधिकतम होता है 372 डिग्री केल्विन, ओके। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा तापमान संबंध नहीं है, -8 डिग्री फ़ारेनहाइट, -8 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर लिखा है बिल्कुल -8 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, फिर कहता है कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल ये -8 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, जब प्लस होता है तो माइनस भी होता है, फिर लिखा है -8 केल्विन, कभी नहीं होता, -8 केल्विन होता ही नहीं, उत्तर नंबर 3 हो गया, ठीक है। जबकि ये रोमर है तो रोमर में माइनस होता है, यानी फ़ारेनहाइट में माइनस हो सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड में माइनस हो सकता है, रोमर पद्धति में भी माइनस हो सकता है, लेकिन केल्विन में नहीं होता। क्यों नहीं होता बताता हूँ। हमने लिखा 272 डिग्री, हमने लिखा 272 डिग्री केल्विन न्यूनतम है, अधिकतम जाएंगे तो हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन, ये होता है ना, ये तो सुना ही होगा। अब हम 272 है ना, इसको कम करेंगे,
272 को कम करते जाएंगे, 271, 270, 268, 250, 200, 100, 50, 0 तक आ गए ना। 0 डिग्री केल्विन पर आ गए, मान लो कितने पर आ गए? 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन को न्यूनतम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री तापमान को क्या कहते हैं? यानी 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री जो केल्विन आया ना, इसको हमने क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। अर्थात इस 0 डिग्री केल्विन से नीचे टेम्परेचर होता ही नहीं। तो देखो यहाँ ऑप्शन में तीसरे में -8 केल्विन है, तो कभी नहीं होता ना, हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गया क्वेश्चन? मजा आ रहा है ना? केल्विन वाले में क्या है? 273 केल्विन हो सकता है, अधिकतम 373 हो सकता है। 273 केल्विन से यदि अपन नीचे जाएं तो 273 जो है उससे नीचे जाएंगे तो 0 डिग्री आ जाएगा। 0 डिग्री केल्विन को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। इससे नीचे ताप हो नहीं सकता, अर्थात उत्तर नंबर 3। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चले। 1 जूल तुल्य होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है? एक जो जूल होता है ना, 1 जूल होता है बराबर 1/4.2 कैलोरी। 1.42 कैलोरी। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? 4। क्या होगा? 4। यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1/4.2 कैलोरी। ओके, देखो ये ऊर्जा की इकाई होती है। एक होती है कैलोरी। क्या होती है? कैलोरी। एक होती है किलो कैलोरी। एक होती है किलो कैलोरी। एक होती है अर्ग। एक होती है जूल। चलो भाई, आपको मैंने 4 चीजें बता दी। ऊर्जा की 4 इकाई कौन कौन सी होती है? कैलोरी, किलो कैलोरी, अर्ग, जूल। हो गई याद? इनमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? किलो कैलोरी। सबसे बड़ी कौन सी होती है? किलो कैलोरी। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चले। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 0.5 मीटर। एकदम आसान क्वेश्चन है। समतल दर्पण को मतलब जानोगे? समतल दर्पण अपन जो शीशा देखते हैं ना घर पे, जिसके अपन अपनी फोटो देखते हैं, अपना चित्र देखते हैं, अपना मुंह देखते हैं और फिर अपन बाल बनाते हैं, वो समतल दर्पण है। समतल का मतलब होता है ऐसा दर्पण जिसकी सतह क्या हो? समतल हो, है ना? समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण आकार में आप ऐसे भी बना सकते हो। समतल दर्पण ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी बना लो, डिपेंड करता है कांच कैसे काटते हो आप। चलो समतल दर्पण मान लो अपने घर पे पड़ा है, आज आप चेक करना, जैसे ही अपनी टेस्ट पूरा हो जाए ना उसके बाद चेक करना। यदि आपके बड़ा कोई शीशा लगा हुआ है ना तो भी चेक कर लेना, यदि छोटा है तो भी इसमें ट्राई कर ही सकते हो। मान लो ये समतल दर्पण है और आप कितने फीट के हो? आप मान लो 5 फीट के हो। कितने को हो? 5 के। आप चाहते हो कि आपका ये जो सिर, ये वाला सिर और ये आप पूरे हो आप, ठीक है, और आपके सामने ये शीशा है। आप चाहते हो कि आपका पूरा डायग्राम इसके अंदर आ जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा एक शर्त पर होता है। जितनी आपकी लंबाई है, यदि आप 5 फीट के हो और आपके सामने शीशा जो पड़ा है समतल दर्पण, वो यदि 2.5 फीट का है तो आप पूरे दिख जाओगे, और यदि 2.5 से कम है तो नहीं दिखोगे। इसका मतलब कोई वस्तु यदि पूरी देखनी है तो उस वस्तु की जितनी लंबाई है उसकी आधी लंबाई का क्या होना चाहिए? समतल दर्पण। पक्का वो वस्तु दिख जाएगी, पूरी की पूरी दिख जाएगी। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? 2 मीटर की ऊंचाई है तो 1 मीटर, उत्तर 1 नंबर आ जाएगा। पहला प्रश्न, नायलॉन का आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आप जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में अपना उत्तर लिखें, तब तक मैं इस पूरे प्रश्न का व्याख्या सहित आपको विस्तार से विश्लेषण करके बताता हूं। दोस्तों, नायलॉन, इस क्वेश्चन का उत्तर
2 नंबर यानी वालेस केरोथर्स रहेगा। नायलॉन के बारे में, यह एक सिंथेटिक बहुलक होता है। इसे पॉलीएमाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीएमाइड। यह एक प्रकार का सिंथेटिक बहुलक होता है। इसका आविष्कार वालेस केरोथर्स ने किया था। नायलॉन का उपयोग सीट बनाने में, ब्रश बनाने में, ब्रेसलेस बनाने में और वस्त्र उद्योग में किया जाता है। तो ये था नायलॉन और नायलॉन का आविष्कारक। पहला प्रश्न आप सभी ने कमेंट्स बॉक्स में जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है पीसी कल्चर क्या है? पीसी कल्चर ये अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब बताइए। मधुमक्खी पालन होता है, मछली पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब दिया है। मैं कमेंट्स बॉक्स चेक करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा, मछली पालन। पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है, जबकि मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मित्रों, बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, सब्जी विज्ञान को ओलेरीकल्चर कहते हैं और फल विज्ञान को पोमोलॉजी कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, केंचुए पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं और रेशम कीट को पालना या रेशम उद्योग को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट हेतु शहतूत उगाने को मोरीकल्चर कहते हैं। प्यारे मित्रों, आपने कभी कभार एक क्वेश्चन देखा होगा जिसमें कहा जाता है कि पौधों को हवा में उगाना क्या कहलाता है? एरोपोनिक। तो ये इसी के साथ था। तो ये दूसरा प्रश्न था। हम तीसरे प्रश्न की तरफ चले हैं। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का कौन जवाब देता है। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? मित्रों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा। 1995 में भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया। पोलियो एक वायरस जनित रोग है जो कि एंटेरो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंटेरो वायरस के कारण, जिसे पोलियो वायरस भी कहते हैं। पोलियो वायरस के लक्षण देखें तो गर्दन का अकड़ना, कंकाल तंत्र प्रभावित होना, आहार नाल प्रभावित होना और रोगी में यदि पोलियो की तीव्रता ज़्यादा हो तो विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। मित्रों, भारत में पल्स पोलियो अभियान 1995 में शुरू किया गया और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पल्स पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए विद्यार्थियों की डिमांड के आधार पर हमने ये विज्ञान की बहुत बड़ी सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ के माध्यम से आपको लगातार प्रतिदिन जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो डेली आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और व्याख्या सहित बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ आपको ये प्रश्न कराए जाएंगे। मित्रों, इस दुनिया में आप ही हो जो आपके जीवन को बदल सकते हो, यानी आपका जीवन केवल और केवल आप खुद बदल सकते हो, कोई और नहीं। मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक रोग इनमें से कौन सा है? मधुमेह है या हृदयाघात है या उच्च रक्तचाप है या डिप्थीरिया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। संक्रामक रोग आपको बताना है, कौन सा होगा? कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से जवाब दें। इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा डिप्थीरिया। अर्थात संक्रामक रोग का मतलब होता है वे रोग जो किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। वो माध्यम साथ बैठना, छूना, एक दूसरे के साथ खाना, खांसने, हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से फैलते हैं। ये रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। मधुमेह रोग संक्रामक नहीं है, असंक्रामक है। इसे डायबिटीज़ कहते हैं, ग्लूकोज की अधिकता के कारण होता है। हृदयाघात, ये हार्ट अटैक जो होता है, ये हृदय की जो
वाहिका है उसमें ब्लॉक होने से, थ्रोम्बस बनने से हार्ट अटैक आता है। उच्च बीपी, ये अधिक टेंशन लेने से बीपी बढ़ जाता है, कई बार बीपी लो भी हो जाता है। डिप्थीरिया, ये एक जीवाणु जनित रोग है। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 रहेगा। डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया होता है उसको कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही कहते हैं। इसे गलगोटू बुखार, झिल्ली रोग भी कहते हैं। यह है डिप्थीरिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? मित्रों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। HIV यानी एड्स का जो वायरस है, उस वायरस से संबंधित कौन सा टेस्ट है? हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में से उत्तर नंबर 4 होगा, यानी एलिसा टेस्ट। प्यारे मित्रों, एलिसा टेस्ट एड्स के दौरान जो WBC की संख्या होती है वो घट जाती है, अर्थात WBC की संख्या को बताने वाला टेस्ट एलिसा टेस्ट है। एलिसा टेस्ट को HIV के साथ साथ टाइफाइड में भी काम में लिया जाता है, क्योंकि टाइफाइड में भी WBC की संख्या घटती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर एलिसा होगा। लेकिन बीच में विडाल टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। विडाल टेस्ट यह एक प्रकार का टेस्ट है जो कि टाइफाइड के दौरान काम में लिया जाता है। उसके बाद में MP टेस्ट, जिसको माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो कि मलेरिया हेतु उपयोगी परीक्षण है। नीचे लिखा हुआ है ESR परीक्षण। शरीर में सूजन का पता लगाने में ESR परीक्षण काम में लिया जाता है। दोस्तों, आप सभी ने कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की है, इसके लिए धन्यवाद। लगातार मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। आपको एक से एक बेहतरीन विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैं अगले क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूं। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। जीवाश्मी ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, आपको ये बताना है। आप जब तक सोचें तब तक मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ। एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अक्षय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। ये संसाधन पुनः उत्पन्न होने या जल्दी से नवीनीकरण करने की क्षमता रखते हैं, जबकि अनवीनीकरणीय स्रोत जो होते हैं ये प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। इनके नवीकरण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पवन ऊर्जा, नंबर 2 सौर ऊर्जा, नंबर 3 जल ऊर्जा, नंबर 4 भूतापीय ऊर्जा, नंबर 5 ज्वार भाटा से प्राप्त ज्वारीय ऊर्जा। ये सभी के सभी नवीकरणीय होते हैं। जबकि हमारा क्वेश्चन कहता है कि नवीकरणीय कौन नहीं है। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये सभी क्या होते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का उत्तर जीवाश्म ईंधन रहेगा। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? पारितंत्र, मित्रों, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं। हिकल ने, हम्बोल्ट ने, टेंसले ने, ओडम ने। ये रीट 2018 के फर्स्ट लेवल में आया हुआ पेपर है, इसलिए सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लगातार इन प्रश्नों को देखते रहें। ऐसे प्रश्न प्रत्येक एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर टेंसले होगा। पारितंत्र क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष के जैविक और अजैविक घटकों का परस्पर अंतर क्रिया द्वारा अंतर संबंध ही क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग टेंसले ने किया था। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले ने किया था, जबकि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले
अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था। देखो यहाँ पर हैक्कल भी है, टेंसले भी है, तो पारितंत्र शब्द का प्रयोग तो किसने किया? टेंसले ने। जबकि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? हैक्कल ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल है। प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन का उत्तर फटाफट दीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। पर्यावरण के जैविक घटक भूमि है, वायु है, पौधे हैं, जल है। पर्यावरण के दो प्रकार के घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण के जैविक घटक में कौन शामिल है? भूमि, वायु, पौधे, जल। पौधे जैविक घटक होते हैं, जबकि भूमि, वायु, जल ये सभी अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में कौन कौन शामिल होते हैं? नंबर 1 जंतु समुदाय, नंबर 2 पादप समुदाय यानी हरे पेड़ पौधे, नंबर 3 सूक्ष्म जीव, नंबर 4 मनुष्य। ये सभी के सभी जैविक घटक होते हैं पर्यावरण के। जबकि अजैविक घटक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ह्यूमस, यूरिया आदि होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिनी माता रोग। मिनी माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, मिनी माता रोग। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा? मिनी माता रोग। मिनी माता रोग मरकरी के प्रदूषण से होता है। पारा यानी मरकरी के कारण मीना माता रोग हो जाता है। मीना माता रोग में गंभीर सिर दर्द होता है, लकवा मार जाता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। जबकि कैडमियम के प्रदूषण के कारण इटाई रोग हो जाता है। इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से होता है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण आंखों में जलन पैदा होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृद्ध व पौधरोपण, जलाशयों की सफाई। दोस्तों, एकदम आसान प्रश्न है, कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? वनोन्मूलन, यानी वनोन्मूलन का मतलब पेड़ पौधों को काट देना। ये पर्यावरण संरक्षण का कतई संबंधित नहीं हो सकता। ये पर्यावरण का विनाश करने से संबंधित है वनोन्मूलन। मित्रों, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उपाय क्या क्या होते हैं? नंबर 1 प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, वृहद पौधारोपण करना, जलाशयों की सफाई करना, सतत पोषणीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, शून्य अपशिष्ट करना। सभी प्रकार के जो चीज़ें होती हैं ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होती है। जबकि वनोन्मूलन ये पर्यावरण का विनाश करता है। बात पर्यावरण की आई तो आपको बता देता हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, आपको याद होगा राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था सरकार ने 2010 में। 1 अगस्त 2010 से राजस्थान में प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध है, आपको याद होगा। और राजस्थान में पर्यावरण विभाग का गठन 1973 में किया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? यानी जो नशीली दवाएं होती हैं उनकी यदि लत व्यक्ति को पड़ जाए तो आमतौर पर उस औषधि का क्या नाम है जो नशीली दवाओं की लत को कम करती है? उसका नाम है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फोलिक अम्ल, कोकीन, एस्कॉर्बिक एसिड, पेथिडीन। मित्रों, नशीली दवाओं की लत को कम करने के लिए पेथिडीन प्रयुक्त की जाती है। फोलिक अम्ल विटामिन 9 का नाम है। फोलिक अम्ल विटामिन 9 का नाम है। सूखे सेम खाना, सेम, मटर, संतरा, जिगर, पालक आदि में फोलिक एसिड पाया जाता है। फोलिक एसिड विटामिन बी का कृत्रिम रूप है।
पेट में अल्सर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फोलिक अम्ल की टेबलेट खाई जाती है। कोकीन, कोकीन यह कोका नामक पौधे से प्राप्त होती है। कौन से पौधे से? कोका नामक पौधे से प्राप्त होती है। और कोका नामक पौधे की पत्तियों से प्राप्त होती है मित्रों। यह एक प्रकार का मादक पदार्थ है। इसको हम नारकोटिक भी कहते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि कोकीन आप खा लेंगे तो आपको कोई भी पीड़ा नहीं होगी। एस्कॉर्बिक एसिड की यदि हम बात करें, तीसरा ऑप्शन एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का नाम है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग यानी मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। विटामिन सी के स्रोत आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, स्ट्रॉबेरी है। इस प्रकार से ये था नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए टेबलेट कौन सी काम में ली जाती है मित्रों? पैथिडीन। लिखित पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? हाँ जी, हीरा, ग्रेफाइट, तांबा, चांदी। कौन उत्तर देगा? सबसे पहले देखते हैं। विद्युत का चालक नहीं है, यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जो विद्युत का कुचालक है? ये प्रश्न हमारा देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हीरा। क्या होगा? हीरा। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है। कैसा रूप होता है? कार्बन का। कार्बन के दो रूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक है क्रिस्टलीय। हीरा कैसा होता है? क्रिस्टलीय रूप। हीरा जो होता है ना, sp3 संकरण होता है। हीरे में क्या होता है? sp3 संकरण। इसकी रचना संरचना चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय है। और हीरा विद्युत का क्या होता है? क्या होता है हीरा? विद्युत का कुचालक। क्या होता है? कुचालक। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। गुड। इसी प्रकार लगातार उत्तर देते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। इस बार विज्ञान की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? हाँ जी, वह कौन सा तत्व है जिसका अणु जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणु होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 सल्फर, नंबर 3 नाइट्रोजन, नंबर 2 क्लोरीन। यदि ऑक्सीजन का अणु बनाए तो O2 बनेगा, यदि नाइट्रोजन का बनाए तो N2 बनेगा, क्लोरीन का बनाए तो Cl2 बनेगा। तो ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु, क्लोरीन के अणु में 2 परमाणु। लेकिन सल्फर है ना, सल्फर एक ऐसा तत्व है जिसके अनेक अपर रूप पाए जाते हैं। ये अपर रूप जिसमें इनमें खूब सारे सल्फर के परमाणु जुड़े होते हैं। एक स्ट्रक्चर होती है सल्फर 8। सल्फर 8 जो विषम लंबाक्ष सल्फर होता है, इस सल्फर में 8 सल्फर जुड़े हुए हैं। ये आठों के आठों ऐसे जुड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा परमाणु वाला अणु कौन सा हुआ? सल्फर। सल्फर को क्या कहते हैं? गंधक। सल्फर को क्या कहते हैं? गंधक। ये आपका दूसरा प्रश्न था। चलें तीसरे प्रश्न की ओर। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कोई बताएगा क्या? क्योंकि आप तो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। कितना? 16। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, 4 ऑप्शन और ये क्वेश्चन। निम्नलिखित विलयनों यानी 4 विलयनों ABCD का pH क्रमशः है 2, 4, 5 और 5.5 है। इनमें से न्यूनतम अम्लीय कौन है? एकदम इजी और आसान प्रश्न था। अब मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको pH की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले pH के बारे में आपको बताता हूँ कि pH है ना, इसकी अवधारणा एक वैज्ञानिक ने दी थी। उस वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन। क्या नाम है? सोरेनसन। इसने ये अवधारणा दी थी। pH में एक स्केल है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 7 और यहाँ 8 और यहाँ 9, 10, 11, 12, 14। ठीक है, और यहाँ 6, 5, 4, 2 और 1 ऐसे एक लिख देता हूँ मैं, है ना। ठीक है, ये 7 है। आपको याद रखना है, जिस विलयन की pH 7 होती है वो उदासीन होता है। जिस विलयन की pH 7 होती है वो क्या होता है? उदासीन।
और जिस विलयन की पीएच 7 से ज़्यादा यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वो क्षारीय होता है। वो कैसा होता है? क्षारीय। और जिस विलयन की पीएच 7 से कम यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1 इधर, तो उसको बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं? अम्लीय। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि ए बी सी डी में एक की 2 है, एक की 4 है, एक की 5 है, एक की 5.5 है। तो सबसे कम अम्लीय, सबसे ज़्यादा अम्लीय तो जिसकी पीएच यानी पीएच जिसकी सबसे कम होगी, सबसे कम जिसकी पीएच वो सबसे ज़्यादा क्या होगा? अम्लीय, ज़्यादा अम्लीय होगा। तो इन चारों में देखो सबसे कम किसकी है? ए की। तो सबसे कम पीएच है इसकी, इसलिए इसकी पीएच सबसे कम है, इसलिए यह अम्लीय सबसे ज़्यादा हुआ। जबकि डी जिसकी पीएच 5.5 है तो सबसे कम अम्लीय होगा, सबसे कम अम्लीय होगा ना। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए, निम्नलिखित जीवों में से कौन कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया की मदद से चलता है? दोस्तों 4 आपके सामने ऑप्शन है। चारों में से ऐसा कौन सा जीव है जो कूटपाद से चलता है? किससे चलता है? कूटपाद से, है ना। तो चारों में से कूटपाद से चलने वाला जीव पैरामेशियम यूग्लिना, अमीबा, हाइड्रा कौन होगा? इसका उत्तर क्या होगा? अमीबा। क्या होगा? अमीबा। अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय। सीधी सी बात है, इसके शरीर में कितनी कोशिका होती है? एक। जबकि हमारे शरीर में तो बहुत सारी कोशिका होती है, तो हम तो बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा होता है? एक कोशिकीय। अब एक बात और है, एक होता है यूकेरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोशिका भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है यूकेरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, ये अविकसित जीव जंतुओं में पाई जाती है, जबकि यूकेरियोटिक किस में पाई जाती है? विकसित में। विकसित पेड़ पौधों में, विकसित जीव जंतुओं में क्या पाई जाती है? यूकेरियोटिक। जबकि अविकसित पेड़ पौधे और अविकसित जीव जंतुओं में क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। अब आप बताओ, जब अमीबा में एक ही कोशिका है तो वो विकसित है या अविकसित? अविकसित है ना, अविकसित हुआ। तो इसका मतलब इसमें किस प्रकार की कोशिका है? प्रोकैरियोटिक। कैसी है? प्रोकैरियोटिक। याद हो गया ना, प्रोकैरियोटिक। इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं इस अमीबा की 2 बात बताता हूँ। अमीबा के अंदर एक तो होता है अमीबा में क्या होता है? फागोसाइटोसिस। फागोसाइटोसिस क्या होता है? याद रखना है, यह अमीबा में पोषण की प्रक्रिया है। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फागोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फागोसाइटोसिस। जबकि अमीबा के अंदर जो कूटपाद होते हैं ना, कूटपाद, अभी ये जो क्वेश्चन में आया अपने स्यूडोपोडिया कूटपाद, ये स्यूडोपोडास होते हैं, यानी स्यूडोपोडिया होते हैं कूटपाद। इनको हिंदी में गमनांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गमनांक। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चले। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? दोस्तों कुछ बैक्टीरिया से होते हैं रोग, कुछ वायरस से होते हैं, कुछ कवक से होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होते हैं। अब ये कह रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से नहीं होता। क्वेश्चन को अंत समय तक पढ़ना है, अंतिम बात देखनी है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नहीं है बोल रहा है या है बोल रहा है, वो जरूरी है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, अन्यथा क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा जी। बैक्टीरिया जनित कौन सा नहीं है? एड्स। एड्स में क्या होता है? वायरस जनित रोग है। किस वायरस के कारण होता है ये? HIV वायरस के कारण। और एड्स में जो क्या होती है? प्लेटलेट्स घटती है ना, या WBC की मात्रा घटती है। क्या बताओगे? एड्स में हमेशा WBC की मात्रा घटती है। WBC किसकी मात्रा? WBC की मात्रा। और जब एड्स में WBC की मात्रा घट जाती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो WBC की घटी हुई संख्या को मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा। कौन सा टेस्ट किया जाता है?
एलिसा। याद हो गया ना, बहुत ईजी है जी। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है: सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन, बोमन कैप्सूल। ये भाई राजस्थान पुलिस में आया था। अब आप सोचो, राजस्थान पुलिस में इतना हार्ड पेपर है, तो दूसरे जैसे पटवारी, रीट वगैरह वगैरह, इनमें तो और ज़्यादा हार्ड आएगा, क्योंकि ज़माना चेंज हो गया भाई। आजकल हार्ड प्रश्न आने लग गए। पहले आते थे इजी इजी। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। ये आज़ादी से पहले क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते, अब बहुत हार्ड आते हैं। ये क्वेश्चन कितना अच्छा है देखो। ठीक है, चलें। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, कौन बताएगा भाई? इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, क्या होगा? हिस्सा नहीं है, बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल किसका हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन का। किसका हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन का। अब ये जो न्यूरॉन है ना, ये क्या होती है बताता हूँ आपको। न्यूरॉन एक प्रकार की तंत्रिका कोशिका है। क्या होती है ये? तंत्रिका कोशी। और इसका मुख्य काम होता है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का काम होता है मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना। हमारे जो मस्तिष्क में जो सूचनाएं होती है ना, इन सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम किसका होता है? न्यूरॉन का। किसका होता है? न्यूरॉन का। और न्यूरॉन को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। अब यदि आपसे पूछे कि न्यूरॉन के अंदर क्या क्या होता है, तो आप बताओ। एक होती है सेल बॉडी, अगले ने दे दिया आपको सेल बॉडी यानी साइटिन। एक होती है आपकी डेंड्राइड, डेंड्राइड को क्या बोलते हैं? द्रुमिका हिंदी में। और एक होती है एक्सोन, एक्सोन को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। और एक होती है सोमा, सोमा जिसको कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे तो होते हैं न्यूरॉन के भाग, जबकि बोमन कैप्सूल किसका भाग नहीं होता? न्यूरॉन का। तो बोमन संपुट होता है किसका? अपनी किडनी का भाग होता है। किसका? किडनी का। चलें आगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आप उत्तर दे रहे हो, मज़ा आ रहा है मुझे भी। पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन का उत्तर बताने में भी मज़ा आ रहा है। इसी प्रकार आप यदि साथ देते रहोगे ना, तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। मज़ा आएगा रियल में, चिंता मत करो, सिलेक्शन हो जाएगा, और का कुछ कह नहीं सकता। निम्नलिखित में से किस माध्यम में धमनी की गति उच्च होती है? धमनी की गति उच्चतम किस में होती है? और वायु में, इस्पात में, पानी में, निर्वात में? किस में होती है जी? किस में होती है? चलो, ये 4 चीज़ है, मैं इनके बारे में बताता हूँ। वायु है ना, ये गैस है, याद होगी। इस्पात ठोस है, पानी जो है ये द्रव है, और निर्वात ऐसा माध्यम होता है जिसमें पर्यावरण नहीं होता, यानी जहाँ इन्वायरमेंट नहीं होता, पर्यावरण नहीं होता, उस क्षेत्र को निर्वात कहते हैं। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, धमनी की चाल जिस माध्यम में सबसे ज़्यादा, भाई धमनी की चाल सबसे ज़्यादा उस माध्यम में चलेगी, उस माध्यम में सबसे ज़्यादा उच्च होगी जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, यानी वह माध्यम जिसकी डेंसिटी यानी घनत्व सबसे ज़्यादा होगा या ज़्यादा होगी, उसमें धमनी की चाल सबसे ज़्यादा होगी। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, द्रव का उससे कम, गैस का उससे ही कम। क्लियर? अब बताओ उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? इस्पात। किसका? इस क्वेश्चन का उत्तर इस्पात, यानी इस्पात का घनत्व सबसे ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, तो इस्पात में सबसे ज़्यादा हो गया धमनी की चाल। दोस्तों, आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा है ना आपने कभी? 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा। आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व होते हैं। 118 तत्व जो है ना, इनमें एक तत्व है जिसका नाम है ओस्मियम। क्या नाम है? ओस्मियम। इस ओस्मियम का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। चलो, आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? घनत्व है ओस्मियम का। तो धमनी की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी बताओ? ओस्मियम में। किस में होगी? ओस्मियम में। ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलें।
त्वरण को मापने के लिए, किसको मापने के लिए? त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में एसिलरेशन कहते हैं। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? कौन बताएगा? मीटर प्रति सेकंड 1, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 2, मीटर प्रति सेकंड क्यूब और किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या उत्तर होगा भाई? कौन बताएगा? देखते हैं। चलो मैं आपको त्वरण के बारे में बताता हूँ। त्वरण, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है ना, गतिमान वस्तु है कोई, और उसका जो वेग होता है ना, वेग में परिवर्तन होता है कई बार, कभी तेज चलती है कभी धीरे चलती है। तो वो वेग में जो परिवर्तन आता है ना, उस परिवर्तन की जो दर होती है उसको ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एसिलरेशन। यानी किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की रेट यानी दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसी आधार पर अपन क्या कर सकते हैं? त्वरण को बता सकते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है? समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन जो होता है, त्वरण बराबर वेग में जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं मीटर में मापते हैं, और समय में परिवर्तन जो होता है उसको सेकंड स्क्वायर से। किससे? सेकंड स्क्वायर से। तो अब आप बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या उत्तर होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा उत्तर सही हो गया ना? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताओ, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण मुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। क्या कहलाती है? चलो मैं आपके 2 माध्यम बनाता हूँ। ये 2 माध्यम है, ये पानी, ये तो बना दिया मैंने पानी, और ये ऊपर वाला जो माध्यम है ना, ये वाला, इसको बना दिया मैंने वायु, और दोनों के बीच में ये अलग करने वाली सतह हो गई। ठीक है, तो 2 माध्यम हो गए। अब क्या हुआ? ऊपर से कोई किरण आएगी। अब हमने क्या हुआ? एक काल्पनिक अभिलंब खींच दिया, ये लो। ठीक है, अब ऊपर से सूरज की किरण आ रही है, किरण आएगी, अभिलंब के सापेक्ष आएगी और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ेगी। अब क्या हुआ? ये किरण विचलित हो जाएगी भाई, ऐसे नहीं जाकर के ये किरण कहाँ चली जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण के मुड़ने की प्रक्रिया, यानी ये जो अभिलंब था ना, इस अभिलंब की तरफ मुड़ गई, अर्थात क्या हुआ? मुड़ने की प्रक्रिया। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। बिल्कुल सही है। अपवर्तन में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ठीक है, जबकि प्रकीर्णन में तो कुछ नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराता है तो फैलता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। और ये जो परावर्तन होता है ना, परावर्तन में माध्यम एक ही होता है, दूसरे माध्यम की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक माध्यम वाली हमने अपारदर्शी सतह ले रखी है। सूरज का प्रकाश, ये अभिलंब खींच दो इस पर, सूरज का प्रकाश आएगा, टकराएगा और मुड़ जाएगा। ये आया और ये मुड़ गया, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। ठीक है, चलिए भाई ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, हाँ जी, स्टेथोस्कोप, एक वोल्टिक सेल, विद्युत जनरेटर, मोटर। दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला साधन क्या कहलाता है? विद्युत जनरेटर, जनित्र। क्या कहलाता है? जनरेटर या जनित्र। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, यानी डायनेमो। डायनेमो, ये डायनेमो का बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों, याद रख लेना। डायनेमो के बारे में पूछते हैं। डायनेमो कैसी युक्ति है? यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि ये जो नीचे लिखी है ना मोटर, मोटर का काम क्या होता है? ये क्या करता है? बताओ, कौन बताएगा? ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देती है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत को किस में बदलती है?
यांत्रिक में कौन बदलती है? मोटर। क्लियर हो गया? चलो ऐसे ही पूछ लेता हूं, आपके घर के आसपास कभी ट्रांसफार्मर देखा है क्या? ट्रांसफार्मर कोई बताएगा ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? मान जाऊंगा यदि आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे दो तो मजा आ जाएगा। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है बताओ? आपने एसी देखा? एसी नाम सुना है क्या? अल्टरनेट करंट जिसको बोलते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज ने या तो क्या करना है? कम, या करना है अधिक, है ना? इसके लिए क्या काम में लिया जाता है? ट्रांसफार्मर। यानी प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? ट्रांसफार्मर। क्या काम में लिया जाता है? ट्रांसफार्मर। जबकि एसी को डीसी में बदलना है, अल्टरनेट को डायरेक्ट करंट में बदलना है, एसी को किस में बदलना है? एसी को डीसी में। तो क्या काम में लेते हैं? रेक्टिफायर। याद आ गया ना? रेक्टिफायर, जहां तक है याद हो गया होगा, रेक्टिफायर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, गजब का क्वेश्चन है। पुलिस में इस क्वेश्चन को विद्यार्थियों ने देखा तो उनकी हवा निकल गई। अब आपको देखते हैं आप क्या कर पाते हो क्वेश्चन का उत्तर। गणितज्ञ कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी की पहचान करें। इन्होंने ऐसी मशीन विकसित की जिससे किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिदम के तर्क का अनुकरण रूपांतरित किया जा सकता है और प्रक्रियाओं के स्वतः चालन में सक्षम है। उस मशीन को उन्हीं का नाम दिया गया है। कितना गजब क्वेश्चन है ये, कितना गजब है। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा एलन ट्यूरिंग। क्या होगा? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ब्रिटेन के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। ब्रिटेन के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। इन्होंने कंप्यूटर एल्गोरिदम के तर्क का अनुकरण करते हुए क्या किया? एक मशीन विकसित कर दी थी। इस मशीन के माध्यम से जर्मनी की जो पनडुब्बियां थी ना, उनके कोड को तोड़ दिया द्वितीय विश्व युद्ध में। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, कोई बताएगा सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी की पनडुब्बियां थी ना, उनके कोड लगा हुआ था। उस कोड को तोड़ने का काम इस मशीन के माध्यम से किसने किया? एलन ट्यूरिंग ने। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलें। पुरातत्वज्ञों का पारंपरिक रूप से मानना है कि मानवता का जन्म स्थान है, यानी जो हम मानव है ना, हमारा मूल जन्म स्थान कहाँ है ये बताओ। ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, इन्होंने किस महाद्वीप को मानव का जन्म स्थान बताया है? तो क्या उत्तर होगा भाई? क्या होगा? अफ्रीका। कहते हैं कि आज से हजारों साल पहले टर्सरी युग में यानी सेनोजोइक महाकल्प। कौन सा महाकल्प? सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प का काल कौन सा? टर्सरियरी युग में मानव का जन्म हुआ। मानव का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? अफ्रीका में। क्लियर? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चले। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की? दुनिया में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज और HFRS और चार्ल्स बेबेज। मैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं कि दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज और उसके साथी HFRS ने मिलकर तैयार किया। और इस मैकेनिकल कंप्यूटर में इतनी गणना होती थी कि सबसे पहले जो अबेकस आया था ना, गणना करने का यंत्र अबेकस, उससे भी ये ज़्यादा गणना कर सकता था। ठीक है, और कहते हैं कि मैकेनिकल कंप्यूटर है ना, इसमें प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, जो प्रोग्राम होते हैं ना, सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोग्राम, उनको स्टोर करने के लिए पंच कार्ड काम में लिए गए। कौन से कार्ड? पंच कार्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील है? यानी तांबा वैसे क्रियाशील होता है। तांबा क्या होता है? क्रियाशील होता है।
कॉपर बोलते हैं, और तांबे का परमाणु क्रमांक 29 होता है, 29। तांबे को कॉपर कहते हैं, तांबा। ठीक है, अब ये कह रहा है तांबे की तुलना में इनमें अभिक्रियाशील कौन है। क्या उत्तर होगा? प्लेटिनम, चांदी, सोना, लोहा। क्या उत्तर हो जाएगा? क्या होगा? उत्तर होगा लोहा। अब मैं आपको धातुओं की क्रियाशीलता बता देता हूँ। याद रखना है, एक सीरीज लिख रहा हूँ, रट लो और लिख लो फटाफट, ये क्वेश्चन पक्का पुलिस में दोबारा आएगा। धातुओं की क्रियाशीलता, सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम, फिर होता है बेरियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है सोडियम। यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी? पोटेशियम की, थोड़ी कम बेरियम की, थोड़ी और कम कैल्शियम की, उससे कम सोडियम की, उससे कम हो जाएगी मैग्नीशियम की, और उससे कम हो जाएगी एल्यूमिनियम की। ठीक है, अब अपना एल्यूमिनियम से आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम हो जाएगी जिंक की, और जिंक के से कम किसकी हो जाएगी? आयरन की, आयरन से कम हो जाएगी निकल की, और निकल से कम हो जाएगी कॉपर की। अब आपका क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील है? देखो, कॉपर है, तांबा, तांबे से ज़्यादा क्रियाशील निकल भी है, आयरन भी है। निकल से ज़्यादा आयरन, आयरन से ज़्यादा जिंक, जिंक से ज़्यादा एल्यूमिनियम। हमारे ऑप्शन देखो, चांदी, सोना, लोहा, प्लेटिनम। तो भाई प्लेटिनम का और चांदी का, सोने का तो उल्लेख ही नहीं है, क्योंकि ये अक्रियाशील धातुएं होती है, नोबेल धातु बोलते हैं इनको। जबकि लोहा क्रियाशील है तांबे की तुलना में, तो उत्तर क्या होगा? लोहा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? कौन बताएगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, जबकि आपने कभी ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना है क्या? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? हैं? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम और यहाँ O नवजात और ये Cl2, इसको बोलते हैं, पूरा नाम देखो इसका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। किसका है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का। ठीक है, चलें आगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित यौगिक मुक्कों में से किसे कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा किसको कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम अमोनियम, NaNO4। ये कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, NaNO3 होता है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये गलत है चौथा। वैसे ही तो अब बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? कास्टिक सोडा किसको कहते हैं? NaOH को। किसको कहते हैं? कास्टिक सोडा NaOH को। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। जबकि मीठा सोडा, मीठा सोडा जिसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा या मीठा सोडा। मीठा सोडा जो होता है ना, उसका फॉर्मूला कौन बताएगा? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक होता है दावन सोडा, कपड़ा धोने का जो सोडा होता है ना, उसको दावन सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दावन सोडा। दावन सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये धावन सोडा होता है। धावन सोडा ये जो होता है Na2CO3.10H2O, इसका नाम होता है, क्या नाम होता है? सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो ये था आपका ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान जीव, होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर प्रजनन करता है? वायरस, प्रोटोजोआ, अमीबा, जीवाणु। दोस्तों वायरस है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर वायरस ही होगा। वायरस यदि किसी जीवित जीव के अंदर चला गया ना, तब तो जाकर के प्रजनन शुरू कर देगा।
जिंदा हो जाएगा, और यदि वो बाहर पड़ा है तो वो मृत है। क्या है? मृत। इसलिए कहते हैं वायरस को सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी। सजीव और निर्जीव की क्या कहते हैं इसको? योजक कड़ी। किसको? वायरस को। क्योंकि वायरस यदि किसी जीव के अंदर घुस गया तब तो वो जिंदा हो जाएगा, और यदि बाहर पड़ा है तो मरा हुआ है। अभी अपने कोरोना वायरस है ना, कोरोना फैला हुआ है चारों तरफ से, है ना, कोरोना वायरस। इसमें जो कोरोना वायरस है, कहते हैं कि ये यदि बाहर पड़ा है ना 4 घंटे 5 घंटे, तो वो मर जाता है, 10-12 घंटे में मर जाता है। यदि किसी जीव में, किसी जानवर में या किसी आदमी में घुस गया ना, चला गया, तो फिर वो प्रतिकृति बना लेता है, वायरस ही वायरस के इकट्ठे कर देता है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 1 नंबर, यानी वायरस। चले अगले क्वेश्चन की ओर। किसी कोशिका की कौन से कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? कौन बताएगा? रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या उत्तर होगा? क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा जी? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस। और इसे क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का इंजन कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं शक्ति गृह। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का शक्ति गृह कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या एटीपी बनती है, ऊर्जा बनती है। ऊर्जा को क्या नाम देते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये कितनी ऊर्जा बनती है? 36 एटीपी ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, चलिए भाई, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्तरस को संग्रहित करता है? ये पित्तरस जो होता है ना, इसका संग्रहण कौन सा अंग करता है? याद बताना है अपने को, है ना। वृक्क करता है, लार ग्रंथि करती है, पित्ताशय करता है, या वसा? ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। पित्तरस से पित्ताशय उत्तर सही हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ पित्तरस क्या होता है। अपना जो लीवर होता है ना, अब राइट हैंड होता है ना अपना, राइट हैंड, इसमें अपनी जो पसली है उसके जस्ट नीचे, राइट हैंड की तरफ पसली के जस्ट नीचे, ऐसे नाशपति के आकार का ऐसे लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और कहते हैं लीवर, जिसे अंग्रेज हिंदी में यकृत कहते हैं जी। लीवर जो होता है ना, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अब इसमें से क्या निकलता है? पित्तरस। लीवर में से यानी यकृत में से क्या निकलता है? पित्तरस। पित्तरस की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। और इसकी पीएच कितनी होती है? 7.7। अब ये पित्तरस निकल करके कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। और पित्ताशय से निकल करके किस में चला जाता है? अग्नाशय में। कहाँ चला जाता है? अग्नाशय ग्रंथि में। कहाँ जाता है? अग्नाशय में। सॉरी, आपके छोटी आंत में। कहाँ जाता है ये? छोटी आंत में जाता है। सॉरी, अग्नाशय में नहीं, छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत में ये पित्ताशय किसका पाचन करता है? वसा का। किसका पाचन करता है? वसा का। याद हो गया ना? चलो भाई, अगला क्वेश्चन। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बताओ भाई। कार्य, दबाव, ऊर्जा, त्वरण। कार्य, ऊर्जा, दबाव, त्वरण। क्या कहते हैं भाई? दबाव। दबाव क्या होता है? किसी सतह पर इकाई क्षेत्रफल में, ये इकाई क्षेत्रफल फिक्स कर लो, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इकाई क्षेत्रफल पर यहाँ जो बल लगता है ना, ये बल, फोर्स लगता है, पर लगने वाला अभिलंबीय बल, इसको अभिलंबीय बल बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? दाब, है ना। जैसे मान लीजिए ये हो गई आपकी सतह, और इस सतह पर ये इतनी, आपने सतह जिसका क्षेत्रफल फिक्स कर लिया, इकाई क्षेत्रफल, ये 2 सेंटीमीटर जगह, और यहाँ पर अभिलंबीय बल लग रहा है ये, अर्थात ये लगने वाला अभिलंबीय बल क्या कहलाता है? दबाव। ठीक है। और ये जो दबाव होता है ना, दबाव यानी दबाव का SI मात्रक इंपॉर्टेंट है। SI मात्रक कई बार पूछा गया है। SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या यह है? बताओ, दबाव का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति
मीटर स्क्वायर, और इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को और क्या कहते हैं, इसे पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल। ओके, तो ये था आपका आज का पेपर, और इस पेपर में हमने लगभग 20 प्रश्न लिए हैं विज्ञान के। ये 2018 में राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ था 14 जुलाई को प्रातः, वो पेपर था। कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे और मैंने विस्तार से आपको व्याख्या करके बताई। आपने लगातार अंत तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी दिया कमेंट्स बॉक्स में, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार आप मेरा साथ देते रहें, मैं आपका साथ देता रहूँगा। लगातार हम इसी प्रकार प्रत्येक पेपर को जो कि अभी तक पूछे गए हैं प्रश्न, सभी प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आऊँगा, विज्ञान के प्रश्नों को, ताकि आपके विज्ञान जो है वो इतनी स्ट्रोंग हो जाए कि आपको किसी कोचिंग की या किसी अन्य यूट्यूब चैनल पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। राजस्थान पुलिस परीक्षा 2018 15 जुलाई प्रातः का पेपर है ये, और इसमें आप देखें पहला प्रश्न, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा, संवेग। संवेग जो होता है, संवेग जिसको हम मोमेंटम कहते हैं, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इनटू वेग, अर्थात इसे संवेग कहते हैं। संवेग एक प्रकार की सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ओके, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है केजी डॉट मीटर प्रति सेकंड। याद हो जाएगा, केजी डॉट मीटर प्रति सेकंड। तो ये पहला प्रश्न था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को शक्ति मापने की एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी 4 आपके सामने ऑप्शन हैं, देखिए, जूल, पास्कल, वॉट और कैंडेला। इन चारों में से एक ऐसी यूनिट है जो शक्ति को मापने में काम में ली जाती है। कौन बताएगा, शक्ति को मापने के लिए क्या काम में लिया जाता है। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, वॉट, सी। क्या होगा, वाट। मित्रों, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है, शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य यानी W, और लगने वाला समय यानी T। ओके, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होना चाहिए मित्रों, शक्ति का, बताइए। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होना चाहिए, जूल प्रति सेकंड। क्या होना चाहिए, जूल प्रति सेकंड। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर आपको लिए चलता हूँ। तीसरा प्रश्न मित्रों, ये ही प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, इनकी मैं दोबारा से व्याख्या भी कर रहा हूँ। तो जहाँ से अपन व्याख्या कर रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन उठ जाएंगे। रीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें, पुराने प्रश्न ही आते हैं, इसलिए ख़ास तौर से जो रीट के विद्यार्थी हैं उनको इन प्रश्नों पर गौर करना चाहिए। रीट के अंदर जो पहला लेवल है जिसको पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, उसमें लगभग 20-22 प्रश्न आएंगे, वो यहीं से उठेंगे। तो आप भी लगातार साथ देते रहिए, और ये टेस्ट आपको प्रतिदिन देना चाहिए, और साथ साथ में आप आंसर देंगे तो बहुत इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा इस पूरे सेशन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। मित्रों, विद्युत की जो धारा है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर। क्या उत्तर होना चाहिए, विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, एमीटर। क्या उत्तर होगा, एमीटर। एमीटर किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को क्या करता है, मापता है। जबकि
स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? किसी पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित और अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरणों के जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उन स्पेक्ट्रमों का अध्ययन करने में क्या काम आता है? स्पेक्ट्रोस्कोप। जबकि वोल्टमीटर क्या करता है मित्रों? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। वोल्टमीटर क्या करता है? विभवांतर मापने में काम में लिया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, पौधों में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त है कि इसमें से क्वेश्चन और भी बन सकता है, तो पूरा गौर करें। ये एक पेड़ है, ये इसकी टहनियाँ, ये इसकी पत्तियाँ, ठीक है। ये लो बना दिया हमने, अच्छा ही बनाया, ऐसी बात नहीं है। लो और ज़्यादा सुंदर बना देता हूँ, एक फूल भी बना देता हूँ, आपको खुश करना ज़रूरी है। और ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है। और ये हमारी पृथ्वी की सतह हो गई। ओके, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। पेड़ पौधों में दो प्रकार के संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में कितने प्रकार के संवहनीय ऊतक होते हैं? दो। एक का नाम होता है जाइलम, एक का नाम होता है फ्लोएम। अब दोस्तों जो जाइलम होता है ना, वो क्या करता है? जाइलम इस पेड़ के अंदर जो पाया गया जाइलम नामक संवहनीय ऊतक जड़ों के माध्यम से सोखे गए जल को और खनिज लवणों को कहाँ तक पहुँचाता है? पत्तियों तक, फूलों तक, टहनियों तक पहुँचाता है। जाइलम का क्या काम है? जड़ों द्वारा सोखे गए जल और खनिज लवणों को ऊपर की ओर, पत्तियों की तरफ, फूलों की तरफ पहुँचाने का काम किसका होता है? जाइलम का। अब बच गया फ्लोएम। दोस्तों आपको पता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में। कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में, ठीक है। अब यहाँ पेड़ पौधों का जो भोजन बन गया, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं ना, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधों का क्या बन गया? भोजन। कहाँ बना? पत्तियों में। अब पत्तियों में बन गया भोजन, इस भोजन को पेड़ पौधों की जड़ों तक ले जाना है, अर्थात यहाँ पर काम कौन करेगा? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा? फूलों से, पत्तियों से जो भोजन बना हुआ है उसको कहाँ लेके जाएगा? जड़ों की तरफ, नीचे की ओर ले जाएगा। याद हो गया? जाइलम का काम है जड़ों से द्वारा सोखे गए पानी को ऊपर की ओर ले जाना, फ्लोएम का काम है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को नीचे की ओर, जड़ों की ओर ले जाना। तो ये दो संवहनीय ऊतक होते हैं। जहाँ तक है ये क्वेश्चन शानदार तरीके से याद हो गया होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें क्या? हाँ, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? जड़ होगा ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? दोस्तों किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है, पता है क्या? चलो कोई बात नहीं, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। दो पदार्थ ले लो, एक जैसे पदार्थ ले लो, एक जैसे मान लो इनको। अब इस दुनिया में, दुनिया का ना बोल करके मैं वायुमंडल बोलता हूँ, अच्छा रहेगा। कोई भी वस्तु है वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पुरुष है तो स्त्री को आकर्षित करता है, स्त्री है तो पुरुष को आकर्षित करती है। पत्थर है तो छोटे पत्थर को आकर्षित करता है, बड़ा पत्थर छोटे को और छोटा बड़े को। पेड़ पौधे भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पेड़ पौधे अपने को भी आकर्षित करते हैं। मतलब हर चीज़ एक दूसरे को आकर्षित करती है, ठीक है। इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये दो पत्थर आपके सामने है, ये इसको आकर्षित करता है और ये इसको आकर्षित करता है। लेकिन यदि इनमें द्रव्यमान में क्या हो, अंतर हो जाए, चलो एक बड़ा बना देते हैं एक छोटा, ठीक है। अब द्रव्यमान इसका ज़्यादा है, भार इसका ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है। ऐसी स्थिति में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो बेचारा छोटे वाला भी कोशिश करेगा, बड़े वाला तो कोशिश करेगा ही करेगा। बड़ा वाला क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा, ठीक है। तो ये निर्भर किस पर हुआ? किस बल, गुरुत्वाकर्षण का बल किस पर निर्भर हुआ? माप देखो, माप का मतलब भार हो गया, अर्थात द्रव्यमान। बिल्कुल उत्तर सही होगा। द्रव्यमान यदि ऑप्शन में नहीं है तो अपन भार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भार। देखो एक बात याद करो, पृथ्वी है ना, अपनी ओर सभी चीज़ों को आकर्षित करती है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और भार सबसे ज़्यादा है। तो पृथ्वी सभी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि किसी वस्तु का पलायन वेग से बाहर ज़्यादा का वेग ना हो ना, तो
तो उसको अपनी ओर आकर्षित करके नीचे बुला लेती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलें आगे, चलिए भाई। कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? दोस्तों रेशा, ये जो रेशा होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर क्या होगा आप बता सकते हो? कृत्रिम रेशम बनाने के लिए किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? ऑरलोन का, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का, रेयोन का, एक्रेलिक का। 4 ऑप्शन है, क्या उत्तर होगा आपको बताना है। हाँ जी, क्या होगा? रेयोन। रेयोन हो गया। अब रेयोन क्यों काम में लिया जाता बताता हूँ। एक तो होता है प्राकृतिक रेशा जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए कपास हो गया, कपास का रेशा, पटसन का रेशा, ऊन का रेशा, रेशा है ना, ये सारे जंतु या पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, तो ये प्राकृतिक हो गए। एक होता है संश्लेषित रेशा जिसको हम कृत्रिम बोलते हैं, मानव निर्मित रेशा बोलते हैं, जैसे नायलॉन, ऑरलोन, एक्रेलिक, टेरिकोट, पॉलिस्टर, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पीवीसी, ये सब संश्लेषित रेशे होते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस रेशे को, कि कृत्रिम रेशा बनाने के लिए किसको काम में लिया जाता है? तो ये जो रेयोन होता है ना, इस रेयोन को कृत्रिम रेशा बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इस रेशे को, इस रेयोन को क्या करते हैं? या तो कपास के अंदर मिलाते हैं या किसी बांस में मिला देते हैं, भला उसकी लुगदी में मिला देते हैं, या किसी लकड़ी की लुगदी में मिला करके क्या करते हैं? कृत्रिम रेशा बनाते हैं रेयोन के माध्यम से। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलें। किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? दोस्तों आपको मैं हाइड्रोजन के बारे में लिखता हूँ। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का ये परमाणु क्रमांक और ये उसका द्रव्यमान। यदि ये प्रोटियम है तो 1 द्रव्यमान हुआ, और यदि द्रव्यमान 2 है तो ड्यूटेरियम हो जाएगा, और यदि द्रव्यमान 3 है तो ट्राइटियम हो जाएगा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन का ऊपर लिखा हुआ द्रव्यमान है और नीचे पैरों में लिखी हुई प्रोटॉनों की संख्या है। अब ऐसा है कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बताओ? प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। और किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या तो किससे मापेंगे बताओ? प्रोटॉन की संख्या। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही हो गया। मजा आ गया ना? एकदम आसान क्वेश्चन है। तो चलो, इसकी का मतलब ये हुआ कि हल्के फुल्के यदि आपको नॉलेज है और उसको यदि कॉमन सेंस से उत्तर करते हो तो सही हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। विज्ञान बहुत ईजी है, सबसे ईजी सब्जेक्ट विज्ञान लगता है मेरे को। लेकिन भाई मित्रों, इतिहास भी बहुत अच्छा लगता है। इतिहास के मैंने लगातार वीडियो बनाए, आप देखना दिल बाग बाग हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ लगातार बने रहो, लगातार ज्योग्राफी के, इतिहास के टेस्ट दो। इनमें क्या करता हूँ मैं, जैसे आप भी कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने पेपर हुए ना, उन सब को लेंगे, सब की व्याख्या करूँगा मैं, और डेली आपका टेस्ट, साथ साथ में टेस्ट चलेगा, साथ में आपकी व्याख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से आरपीएससी के सारे पेपर लेंगे अपन, ताकि आपका क्वेश्चन पुराना यदि आया हुआ है वो तो गलत ना हो, नया तो अब देखो और तैयारी करोगे तो आपके वैसे ही गलत नहीं होंगे। यानी आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन है तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, सारे प्रश्न सही हो जाए, अपने सारा नॉलेज अपने को मिल जाए, ताकि किसी कोचिंग के लफड़े में नहीं पड़ना पड़े। सही है ना? बिल्कुल। मित्रों एक बात पूछूं आपसे, मैं तो सिर्फ आपसे एक तो शेयर का, लाइक का बोल रहा हूँ, इससे आपका नुकसान नहीं होना ना, जबकि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपको पता नहीं चला क्या? सही है ना? किसी कोचिंग में जाओगे 10, 15, 20 हज़ार रुपये दे दोगे, वो कोर्स पूरा कराएंगे नहीं, गोली गिटा देंगे, है ना? अपन कुछ कर नहीं सकते उनका, क्योंकि वो बड़े लोग होते हैं। इसलिए इन लोगों से बच करके रहो और अपना काम करते रहो। ठीक है, चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? एकदम इजी क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ करानी है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। क्या बनेगा? H2S बनेगा, SO2 बनेगा, CO2 बनेगा, NO2 बनेगा। क्या बनेगा मित्रों? इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा वो
अभी एक बार के लिए अपन इस रिएक्शन पर छोड़ देते हैं, मैं आपको रिएक्शन कराता हूँ। ये लो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसकी अभिक्रिया करा दो किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, अम्लों के राजा के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल भी बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई? H2SO4 के साथ। अब यहाँ से जैसे ही रिएक्शन होगी तो ये जो कैल्शियम है ना, ये क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट। क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट बन गया। अब अपने पास बच गया H2 और CO3। CO3 में से एक ऑक्सीजन लेकर के जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल। अब बच गया हमारे पास केवल और केवल यहाँ CO3 बच गया, यहाँ CO2 बच गया, तो ये CO2 बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? CO2 बाहर निकलेगी। दोबारा से देखो, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराई, जैसे ही करवाएंगे तो ये कैल्शियम जो है वो SO4 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, और ये H2 एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल बना लेगा। बच गई CO2 जो बाहर निकल जाएगी। क्या क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर CO2। एकदम ईजी है ना, CO2 उत्तर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, पौधे की बीमारी साइट्रस कैंकर, पौधे की बीमारी साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर बोल दो या सिट्रस कैंकर बोल दो, किसके कारण होती है? 4 ऑप्शन है, वायरस, कवक, अमीबा, जीवाणु। दोस्तों ये केवल और केवल बैक्टीरिया जनित रोग है, साइट्रस कैंकर। नींबू जो होता है ना, नींबू या नींबू जनित या नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्गीय फल कौन कौन से होते हैं बताओ? एक तो होता है संतरा, एक होता है नींबू खुद, और बताओ? माल्टा, और क्या होता है? मौसमी, है ना। यानी वो सभी फल जिनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, वे सभी फल जिनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू वर्गीय फल कहलाते हैं। ये सारे के सारे जो नींबू वर्गीय फल है ना, ठीक है, नींबू वर्गीय जो फल होते हैं इनमें एक रोग होता है साइट्रस कैंकर। देखो इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, और इस सिट्रिक एसिड से नाम बन गया देखो साइट्रस कैंकर, है ना। अब ऐसा है, इसमें होता क्या है? इसमें एक जीवाणु होता है जिसका नाम मिलता है जेंथोमोनास पैथोवार, जेंथोमोनास पैथोवार सिट्राई। इसके कारण नींबू वर्गीय पौधों में साइट्रस कैंकर होता है, इस जीवाणु के कारण, ठीक है। अब ये जीवाणु जैसे ही संक्रमण पैदा करेगा तो नींबू की पत्तियां पीली पड़ जाएगी, धब्बे पड़ जाएंगे। नींबू जो होता है ना, संतरा नींबू, इसके ऊपर, फल के ऊपर क्या हो जाएगा? धब्बे पड़ जाएंगे पीले, और ये पीले धब्बे थोड़े दिन बाद में काले और भूरे छालों का रूप ले लेंगे, जिससे इसका असली जो गुदा बनता है ना अंदर का, वो गुदा बनना कमज़ोर पड़ जाएगा। इसको ही क्या बोलते हैं? साइट्रस कैंकर कहते हैं। ओके, चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निदान में मदद करता है? यानी कोशिका के अंदर कुछ कोशिकांग होते हैं, उन कोशिकांगों में से एक ऐसा कोशिकांग कौन सा है जो अपशिष्ट निपटान का काम करता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदेश जालिका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या उत्तर होगा भाई? कोई बताएगा क्या? क्या होगा? लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम। वेरी गुड। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का उत्तर लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम क्या करता है पता है? यह हमारे शरीर में जो भी कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं ना, उनका क्या करता है? निपटान कर देता है। क्या कर देता है? निपटान। और लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डवे ने। किसने की? डी डवे, ड्यूवे या डवे, ड्यूवे, डी ड्यूवे ने की। और इसमें क्षतिग्रस्त और मृत कोशिकाएं होती है ना, इन सभी का अपघटन कर देता है, ठीक है। जबकि गाल्जी काय के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, है ना। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसमें प्रोटीन व पेक्टिन का संश्लेषण होता है ना। चलिए भाई, माइटोकॉन्ड्रिया जानते ही हो,
कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह, इसमें ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो ऊर्जा किस रूप में बनती है? आपके एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी। और एटीपी का पूरा नाम आपको पता ही होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितनी एटीपी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में? 36। याद आ गया ना? गुड गुड गुड, इसी प्रकार याद रखना है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको एक सबक मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको गुमराह करते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि, लोग इतना ही पढ़ते हैं, इतना पढ़ करके अंतःस्रावी नाम दिखा, ऊपर पीयूष ग्रंथि ठोक दिया उत्तर, और उत्तर हो गया गलत। इसलिए पूरा प्रश्न पढ़ो। क्या कहता है? मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये जो नहीं शब्द है ना, इसको पकड़ लो, साले को पकड़ लिया। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सी अंतःस्रावी है और कौन सी बहिस्रावी है, क्योंकि इसने पूछा है अंतःस्रावी नहीं है, यानी उसी को उत्तर करना है जो बहिस्रावी है। पीयूष ग्रंथि हम सब जानते हैं, अपने मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है अंतःस्रावी ग्रंथि, और लार ग्रंथि हमारे मुख में पाई जाती है, 2 कान के नीचे, 2 जबड़े के ऊपर, इस प्रकार से, है ना। तो मित्रों, लार ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं होती, लार ग्रंथि बहिस्रावी होती है। वैसे तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल गया, फिर भी पूरा बताऊंगा। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, अंतःस्रावी है। अधिवृक्क ग्रंथि, हमारी जो किडनियां होती है ना दोनों, इन किडनियों के जस्ट ऊपर की ओर विराजमान होती है अधिवृक्क, ये भी अंतःस्रावी होती है। तो भी उत्तर क्या हो गया? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमारे मुख में पाई जाती है, मुंह में। लार ग्रंथि के द्वारा लार स्त्रावित होती है। हमारे जो लार ग्रंथियाँ होती है ना, उनमें से लार निकलती है। इस लार की जो पीएच होती है ना, इसकी पीएच होती है 6.8 से 7.2। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, लार की पीएच बताओ, 6.8 से 7.2। याद हो गया ना? अब पूछ ले आपसे कि लार में कितने एंजाइम होते हैं या कौन कौन से एंजाइम, तो आपको याद रखना है, लार में एक तो होता है टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। और दूसरा कौन सा होता है? लाइसोजाइम। क्या नाम होता है? लाइसोजाइम। जहाँ तक है दोनों चीज़ याद हो गई होगी। चलें आगे। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? बताओ भाई, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जलयोजन ऊष्माधारिता, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, द्रवीकरण की गुप्त ऊष्मा। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? विशिष्ट ऊष्मा। अब मैं आपको विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा बताता हूं। पहले विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो इकाई द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ओके, उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और विशिष्ट ऊष्मा का यदि आपसे गलती से ही कोई मात्रक पूछ ले, ऐसा ही मात्रक, तो क्या उत्तर करेंगे? कैलोरी प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड। क्या करेंगे? कैलोरी प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड। किसकी? विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, लो भाई, एकदम महान क्वेश्चन आ गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें 3-4 क्वेश्चन और बना देंगे अपन। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई, कौन सी यूनिट चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए काम में ली जाती है? चुंबकीय फ्लक्स को कौन मापती है? क्या उत्तर होगा? ओम होगा, वेबर होगा, एम्पियर होगा, वोल्ट। चारों में से क्या उत्तर होना चाहिए? चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी यूनिट काम में ली जाती है? वेबर। कौन सी? वेबर। अब आपको मैं बताता हूँ, विद्युत धारा को मापने के लिए क्या काम में ली जाती है? एम्पियर। ये जो एम्पियर है ना, इसके द्वारा क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। विद्युत विभव को मापने के लिए क्या काम में ली जाता है? वोल्ट। वेबर के द्वारा क्या मापा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। और प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है? ओम से। हो गया। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं?
चुंबकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उपस्थित होती है या बनती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? दो प्रकार की ऊर्जा है, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को तो क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। और किसी वस्तु की स्थिति के कारण, किसके कारण? स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv²। याद आ गया ना? गुड। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे जो कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं, चाहे 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, है ना, तो भी ये जीवित रहते हैं तथा उन्हें प्रति वर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, ऐसे पौधे जो क्या होते हैं? 2 जलवायु में उपस्थित रहते हैं। यदि आपने गर्मी में लगाया तो गर्मी सहन कर ली, और गर्मी के बाद में वापस सर्दी आ गई तो सर्दी को भी सहन कर लिया। अर्थात क्या हुआ? 2 जलवायु सहन कर रहे हैं। एक प्रकार से 12मासी पौधा हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा? 12मासी पौधा। क्या हो गया? 12मासी। ठीक है। यानी 2 ऋतुओं से ज़्यादा जीवित रहता है ऐसा पौधा 12मासी। 2 ऋतुओं से ज़्यादा ऐसे पौधे क्या होते हैं? 12मासी। जैसे नीम का पेड़, चीड़ का पेड़, बरगद का पेड़, है ना। ठीक है। चलिए भाई आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं उनको क्या कहते हैं? यानी 2 पेड़ बना रहा हूं मैं आपके, ये लो, एक पेड़ बन गया, इसकी ये पत्तियां, और एक दूसरा पेड़, इसकी ये पत्तियां, इसकी ये पत्ती। ठीक है। ये 2 पेड़ है। अब इसमें लग गया फल, इसमें भी लग गया फल। 2 पेड़ है, दोनों में फल लग गए। अब ऐसा है कि इसका जो फल है ना, ये फल एक आवरण में ढका हुआ है, जबकि इसका फल साफ साफ दिख रहा है बाहर, किसी आवरण में ढका हुआ नहीं है। तो ये 2 प्रकार के पेड़ हो गए। वह पेड़ या वे पौधे जिनमें बीज को सुरक्षित रखने के लिए फल विकसित होते हैं, या यूं कहते हैं कि बाह्य आवरण होता है जिसमें बीज सुरक्षित रहते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। आवृतबीजी यानी आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म वे पादप जिनमें बीज किस में सुरक्षित रहते हैं? फल में। ठीक है। तो एंजियोस्पर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जबकि जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, ये जन्म से नंगे होते हैं। याद रह जाएगा, जिम्नोस्पर्म जैसे जन्म, जिम्नोस्पर्म यानी जन्म से क्या होते हैं? नंगे। यहाँ जन्म से नंगे का मतलब इनमें जो फल लगता है, बीज लगता है ना, तो बीज दिखता है, अर्थात इसमें बीज का कोई आवरण नहीं होता, है ना। अर्थात अनावृत बीजी होते हैं। अनावृत बीजी पादपों में बीजों पर आवरण नहीं पाया जाता। ये नग्न बीजी होते हैं, अर्थात ये जन्म से नंगे होते हैं। यदि जिम्नोस्पर्म का कोई उदाहरण पूछे तो क्या उत्तर दोगे? साइकस, पाइनस, ठीक है, पाइनस, इफिड्रा, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म होते हैं। ओके, तो ये था अंतिम क्वेश्चन, अंतिम से पहले वाला क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन आ गया है अंतिम क्वेश्चन आज का। रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसके अवयवों को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता? क्या कहते हैं? 1 नंबर शुद्ध वस्तु, यौगिक, समरूप और भिन्न। क्या उत्तर होगा? समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं, अर्थात समरूप होता है। यानी उसमें
दोनों के दोनों चीज़ें जो होती है ना, जिनको मिलाते हैं, उनके कणों का आकार एकदम सेम होता है, इसीलिए इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। अब ये देखो, ये जो समरूप यानी मिश्रण जो होता है, ये दो प्रकार का, एक सहमांगी मिश्रण, एक विषमांगी। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो, जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, तो सहमांगी मिश्रण कहते हैं, यानी समरूप मिश्रण या सहमांगी मिश्रण। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर तीसरा होगा। चलिए शुरू करते हैं। कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर से बनाया जाता है? कपास। इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन देखें, स्टार्च और मांड, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन। क्या उत्तर रहेगा? क्या रहेगा? सेल्यूलोज। कपास में पाया जाने वाला रेशा सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज एक प्रकार से पॉलीसेकेराइड होता है, यानी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, वो भी किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज हम सभी जानते हैं, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ग्लाइकोजन जो होता है, ये ग्लूकोज का ठोस रूप होता है, अतिरिक्त भोजन होता है हमारे शरीर में। स्टार्च और मांड जो होता है, ये चावल वगैरह में पाया जाता है, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा दालों में पाया जाता है। दोस्तों, कपास के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कपास की बात करें तो भारत में ही उत्पादित होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है? भारत में। और भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है? गुजरात में। राजस्थान में कपास आपके कोटा संभाग में काली मिट्टी होती है ना, जहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? यानी एक तत्व जिसमें द्रव्यमान संख्या है, उसको हम किससे संदर्भित करते हैं? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। मित्रों, जैसे मान लीजिए मैंने हीलियम तत्व लिया, इसका परमाणु क्रमांक 2 और इसकी द्रव्यमान की संख्या 4। द्रव्यमान ऊपर लिखा जाता है, पैरों में लिखा जाता है उसका परमाणु क्रमांक। अब पैरों में जो लिखा जाता है ये क्या है? ये वैसे प्रोटॉनों की संख्या है, सॉरी आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये परमाणु क्रमांक है। किसी भी तत्व के द्रव्यमान में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। द्रव्यमान में क्या क्या होता है? एक न्यूट्रॉन होता है और दूसरा प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन। तो अपने क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है? सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है। H2S, SO2, CO2, NO2। क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर? इस क्वेश्चन का उत्तर होगा H2S। H2S जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। H2S को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। ये एक रंगहीन गैस होती है और इसमें सड़े अंडे जैसी बदबू आती है। यह नीली ज्वाला के साथ जलती है। आपने कभी गोबर गैस के बारे में सुना होगा? गोबर गैस जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा मेथेन गैस प्राप्त होती है, CH4, और उसके साथ साथ H2S गैस भी प्राप्त होती है। गोबर गैस में CHO4, CO2 भी निकलती है, H2S भी निकलती है। याद रह जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मछली से प्राप्त कोड यकृत लिवर तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? यानी कोड जो मछली है, मछली जिसके लीवर